The final time come for fight with CBSE board exam 2026 as chemistry exam scheduled on 28 Feb. Then it is required a final revision for board exam. Then we covered topic chapter wise and observe which types of question put up in exam and how we reply them. Then we start the chapters. First chapter solution. पहले चैप्टर की बात करेंगे हम लोग. पहला चैप्टर जो है हमारा सॉल्यूशन है और इस टॉपिक में हम लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं और उनमें क्या ट्रिक अप्लाई करना है टू गिव द एक्यूरेट एंड परफेक्ट आंसर. केमिस्ट्री जो है इसके जो मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं उसके पीछे मेन रीज़न होता है लैंग्वेज को नहीं समझ पाना. और केमिस्ट्री ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. तो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और मैंने इसके लिए जो है 2025 के जो है जितने भी क्वेश्चन जो है सोल्यूशन चैप्टर से पुटअप्स किए गए थे हर एक सब हमारे जो है पेपर्स में, तो उनको मैंने एक जगह कलेक्ट किया हुआ है और उसकी बात करते हैं. और इसमें हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है वो है इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी. अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कह रहा है एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना, एसोसिएट होना. दैट मीन्स अगर दो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो आपस में जुड़ रहे हैं और उनसे एक नया मॉलिक्यूल बन जाए तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन. अब अगर एसोसिएशन हो रहा है तो जो नया मास आएगा बेटा उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास. एंड इट इज सिंपली क्लियर दैट कि अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एबनॉर्मल मोलर मास जो रहेगा सॉल्यूट का, एबनॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूट का रहेगा इट्स विल बी इंक्रीजेस. भाई अगर दो लोगों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका मोलर मास क्या रहेगा? ऑलवेज विल बी ग्रेटर. वेरी सिंपल. दूसरा बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए. कह रहा है एन अनराइप मैंगो, कच्चे आम की बात कर रहे हैं. इसको प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवेल्स बिकॉज. अब देखो कह रहा है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, करे कि ये सिंपल सी बात करें, करे कच्चे आम हैं और उनको हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन में. देखो ये कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन. अब अगर कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आप ले रहे हो तो इसका नेचर कैसा होगा? ये हो जाएगा हाइपरटोनिक. कंसंट्रेट जो सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा या हाइपरटोनिक होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा, हाइपर. और यह देखो यहाँ हम लोग जो मैंगो ले रहे हैं, आम ले रहे हैं, ये क्या होगा कि यहाँ पे करे कि ये श्रिवल हो जाता है, सिकुड़ जाता है. क्यों हो रहा है? तो देखो अब सिकुड़ने का मेन रीजन क्या होगा कि अगर वहां पर जब ऑस्मोसिस प्रोसीड होगी, और ऑस्मोसिस का हमारा रूल होता है, अगर हम ऑस्मोसिस का प्रोसीड करा रहे हैं बिटवीन द टू सॉल्यूशन और इनके बीच में हम लोग एसपीएम लगा देते हैं. तो ऑस्मोसिस कहता क्या है? कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन हाइपर है और एक सॉल्यूशन हाइपो है, तो हाइपो का मतलब लोअर कंसंट्रेशन और हाइपर का मतलब हाई कंसंट्रेशन. तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो है वो हमारा सॉल्वेंट की जो पार्टिकल होते हैं, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट ये ट्रांसफर होता है हमारा हाइपो टू हाइपर. यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो हाइपो टू हाइपर होता है. तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है सॉल्ट का सोल्यूशन क्या है हमारा हाई है, और यहाँ पे हम लोग कच्चा आम लिए हैं, अनराइप मैंगोज है. तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. क्योंकि वाटर गेन होगा तो वो सेल्स नहीं करेगा, वहाँ पे वो क्या होगा, वो सिकुड़ने की जगह पर और फैलने की कोशिश करेगा, जिसको हम लोग जिसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना, वो रेड सेल्स जो होती हैं उसके रैप्चर होने का. तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो वाटर को लॉस कर रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस. तो इसका ऑप्शन रहेगा ए. गेन ऑफ वाटर हो नहीं सकता है, गेन ऑफ वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस कोई चांसेस नहीं है.
लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो यहाँ क्या होगा आपका जो है, यहाँ पे होगा लॉसेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि हमारा जो डेल्टा टीबी होगा उसकी वैल्यू को बढ़ना होता है। अब यहाँ देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है वाटर में ही, मतलब सॉल्वेंट जो है वो सेम है, सॉल्वेंट सेम हो गया, कर रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अब देखो एक केस हम लोग एक पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इक्वल आई इंटू की बी इंटू एम। अब देखो यहां पर जो है एम होता है मोलरिटी, की बी जो है ये होता है एलिवेशन कांस्टेंट, और ये जो डेल्टा टी है ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये आई जो है इसे हम लोग बोलते हैं वांट हाफ फैक्टर। अब यहां ध्यान दो, ये है वाटर, तो अगर वाटर लिया गया है तो सॉल्वेंट सेम है, तो अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो एलिवेशन कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, देखो 1%, 1%, 1%, 1%, मतलब ये मोलरिटी की भी बात कर रहा है सेम। यहाँ पर क्योंकि इन्होंने कोई यूनिट नहीं दे रखी है, जैसे मैं यहाँ पर 1% जो है वो जो हमारा मास मास बाय मास है, वैल्यूम बाय वैल्यूम है, इस तरह कोई उन्होंने दिया नहीं, तो नॉर्मल हम क्या कर सबके लिए सेम कंसीडर कर लेंगे। अब डेल्टा टीबी जो है ये हमारी जो वैल्यू होगी डेल्टा टीबी की, डेल्टा टीबी it will be directly proportional to the i's and I is directly proportional to the dissociation of salt। अब अगर ये बढ़ता है तो हमारा क्या वैल्यू बढ़ जाएगी। अब कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे, 2+2Cl माइनस आयन दे रहा है, इसकी बात करेंगे, ये हो गया। यूरिया ऑर्गेनिक हमारा है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है, इनमें आयनाइजेशन नहीं होता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि कैल्शियम क्लोराइड में जो है जो टोटल नंबर ऑफ आयन है वो 3 है। तो अगर ये 3 आयन दे रहा है तो दैट मीन्स इसका जो रहेगा इसमें एलिवेशन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे एलिवेशन क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। हमारा यहाँ क्या पता चला, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। इसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसके लिए 3 आ रहा है, इसमें 3 आयन बन रहे हैं, इसकी आई की वैल्यू हायर होगी। और अगर ये हायर है तो इसका क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, करेक्ट, कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड, खाना बनाया जा रहा है और उसका समय क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है इन प्रेशर कुकर। बिल्कुल सही बात है। हम लोग को अगर जैसे दाल वगैरह बनाना होता है, दाल बनाना है, चावल बनाना है, तो हम लोग प्रेशर कुकर में जब बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाएगा। फिर कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्रेशर कुकर इज एलिवेटेड। अब देखो प्रेशर कुकर की यहाँ का क्या कह रहा है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो बढ़ जाता है। अब इसको हम लोग नोटिस करते हैं ये क्या बात सही है कि नहीं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे आप ले रहे हो ऐसे, तो यहाँ से आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल जो है वेपराइज, यहाँ पे जो हमारे क्या है जो सॉल्वेंट है वाटर है उसके मॉलिक्यूल जो है वेपराइज होंगे, और यहाँ पर ऊपर से लगने वाला जो हमारा क्या रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमको क्या करना पड़ता है टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है टू मेंटेन इट।
अब यहाँ पे प्रेशर कुकर जो होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एलिवेटेड होता है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो प्रेशर कुकर जो होता है इसमें हमारा प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका क्या रहेगा, टेम्परेचर भी जो रहेगा ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि हमारा प्रेशर कुकर में जल्दी वो पक जाता है। जो हमारा खाना है वो जल्दी से, आसानी से, ईज़िली, कम समय में आसानी से जो है वो हमारा जो है पक जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे जो है कौन-कौन से जो है कि इसमें ऑप्शन सही आ रहे हैं। करेक्ट असर्शन इज़ फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है असर्शन जो हमारा दिया गया है वो हमारा क्या है, सही है। फिर हम लोग बात करते हैं, करेक्ट कि बोथ असर ये हमारा जो असर्शंस एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है इसमें बढ़ जाता है, कुकिंग टाइम कम हो जाती है प्रेशर कुकर्स में, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कम समय में खाना आसानी से पक जाता है। अगले हम लोग टॉपिक अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल आई इंटू की एफ इंटू एम। अब ये जो डेल्टा टी एफ है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आई तो हमारा वॉन ऑफ फैक्टर है, एम मोलैलिटी, और के एफ जो है ये हमारा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब यहां देखो ये क्या कह रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तब मिलेगा जब हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आई की वैल्यू सबसे कम हो। व्हेन यहाँ पे ये दोनों देखो डायरेक्टली से कि अब तो कोई वाटर लिया गया है, वाटर है, सॉल्वेंट सेम है, तो की एफ कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग नोटिस आउट कर रहे हैं कि सबका जो कंसंट्रेशन है वो अभी क्या दिया गया है, सेम दिया गया है। तो अगर कंसंट्रेशन अगर सेम दिया गया है तो अब सिर्फ दो चीज़ें बच जाती है, डेल्टा टी एफ इक्वल। तो जितना हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो आई पे डिपेंड कर रहा है, और जितना कम डिप्रेस होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, मतलब आई की वैल्यू लोअर होगा तो हमारा क्या रहेगा, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगी। अब देखिए एल्युमिनियम की बात करें तो ये हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये देखो ये 2Na प्लस प्लस 1SO4 2 माइनस। ग्लूकोज इसके एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, नॉन डिसोसिएटिव, इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, नॉन डिसोसिएटिव है, इसमें डिसोसिएशन नहीं होने वाला है। KCl की बात करेंगे तो K प्लस Cl माइनस। इसने जो है टोटल 3 और 1 4 आयन दिए, इसकी बात किए 3 आयन, यहाँ बात किए ये एक ही मॉलिक्यूल रहा, और ये हो गया 2, ये हो गया आपके 2 आयन। तो सबसे कम किसके केसेस में रहा, ग्लूकोज। तो अगर हमारा ग्लूकोज की जो वैल्यूज है वो सबसे कम आए तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वह सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसका डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, इस वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और सबसे लोएस्ट की बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का, सबसे कम जिसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा इसका, क्योंकि इसमें 4 पार्टिकल है तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 पे, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन 6 कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम लोग थोड़ी हेनरी इक्वेशंस की बात कर ले।
तो हेनरी इक्वेशन कहता है कि पार्शियल, यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का ओवर द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटीज। ये क्या हो गया यहाँ पे, कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटीज। और जब हम इसे रिमूव करते हैं तब हमें फॉर्मूला यहां से मिलता है। अब देखो ये यहां पे हम देख रहे हैं, और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब ये देखो ये कांस्टेंट में है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी कांस्टेंट। तो देखो ये तीन फैक्टर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर इनको आप देखो ये दोनों इनवर्सली है ना, दैट मीन्स के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये क्या कर रहा है, करे डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स ये जो हमारा असर्शन है वो हो गया हमारा फॉल्स। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ अगले पॉइंट से हम बात करते हैं, करा एज द टेम्परेचर इंक्रीज, करें कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, करें सॉल्युबिलिटी क्या है, घटेगी। और ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बात है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब हमारा रीजन जो है वो ट्रू दिया गया है, हमारा जो रीजन है वो ट्रू है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन है नहीं। बी वाले की बात करें असर्शन इज ट्रू, नहीं। इसका सी की बात करें तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यहाँ कह रहा है कि असर्शन जो है वो फॉल्स है और ये रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। और ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही गई है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, करें द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की बात करें तो जो हेनरी कांस्टेंट है के एच, ये किसी भी गैस के लिए स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक फॉर गैस। अगर आपने गैस को चेंज किया, एज एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो सबके लिए अलग अलग आएगा। और ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये वेरीज विथ टेम्परेचर, वेरीज विथ टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो हेनरी कांस्टेंट है, हम यहाँ बात करें हेनरी कांस्टेंट किसी भी गैस के लिए, तो हेनरी कांस्टेंट जो है इसके दो कैरेक्टर आए, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग है और ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। बिल्कुल नहीं, ये क्या करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। हाईली सॉल्युबल गैस रहेगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्या, अभी पीछे वाली टॉपिक हमने बात की है कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी थी, यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी थी वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच थी। यहाँ पर हम देखें ना कि हमारी क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पे क्या देख रहे करें कि यहाँ पे जो है कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस, बिल्कुल गलत बात है। करें ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटीज, करें ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटीज, ये सही है क्योंकि ये देखो क्या करा है, ये इनवर्स हो गया, ग्रेटर लोअर। यहाँ करें ग्रेटर है हायर, बिल्कुल नहीं। करें नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एकदम गलत बात है क्योंकि सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल। अब देखो यहाँ मोललिटी दे दिया गया है,
मोलालिटी 1, m की वैल्यू कितनी है 1। सोल्यूशन करें एज्यूमिंग KCl टू बी कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। अब अगर हम KCl की बात करें तो KCl जो है वह सोल्यूशन में जब डिसोसिएट होगा तो K प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो I की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कंप्लीटली बात कर रहा है। फिर कह रहा है KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन। अब देखो यहाँ पे हमको KF भी दे दिया, KF दिया 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल, मतलब इसका हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। दो फॉर्मूला हमारे पास है कि डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घटता है वो होता है I इंटू KF इंटू M। अगर हम पिछले टॉपिक की बात करें इसका, तो अब डेल्टा TF की बात करते हैं तो I की वैल्यू हो गई 2, KF हो गया आपका 1.86 और मोलालिटी हो गई 1। इसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 3.72। ये हो गया डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आया 3.72। अब आप बताइए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है 0 केल्विन। यहाँ पे बात करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करें तो इसका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका होता है कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें जो डेल्टा TB है ये हो गया 3.72। ये क्योंकि डिप्रेशन है, घट रहा है, तो जो हमारा टेम्परेचर, हमारा अब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा सोल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसे हम क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं। तो 0 माइनस करेंगे 3.72। या सिंपली आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या देखते हैं डिप्रेशन बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो साइन क्या हो जाएगी माइनस का, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3.72, ऑप्शन ए। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए हमारा आ गया राउल्ट्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब अगला जो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन 9 कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन एथेनॉल। एसीटोन इन एथेनॉल कह रहा है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, पॉजिटिव डेविएशन देता है, आइडियल सोल्यूशन बनाता है या निगेटिव डेविएशन देता है। तो जब तक हमको इंटरैक्शन ऑफ पार्टिकल्स नहीं मालूम रहेगा, पार्टिकल ऑफ जो है हमारे वोलेटाइल, जो हमारे जो कंपोनेंट लिए गए हैं, सॉल्यूट लिए जा रहे हैं, या दोनों जो हमारे कंपोनेंट है वोलेटाइल, जब तक उनकी इंटरैक्शन के बारे में हमें नहीं पता होगा तब तक हम इसे नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसीटोन और हमारा एथेनॉल का इंटरैक्शन कैसा होता है। तो जो एसीटोन और एथेनॉल है, इन दोनों की बात करेंगे तो इनके बीच का जो इंटरएक्शन है, इंटरएक्शन वो वीकर होता है, वीकर देन देयर प्योर स्टेट। जब हम इनको मिला रहे हैं, इनके बीच का जो इंटरएक्शन आएगा वो वीकर हो जाएगा। एसीटोन और एथेनॉल का जो इंटरएक्शन है जो हमारा, वो वीकर देन देयर प्योर स्टेट। तो अगर इंटरएक्शन वीकर होगा तो वेपराइजेशन की रेट क्या हो जाएगी हमारी हायर हो जाएगी। वेपराइजेशन की जो रेट है वो हायर होगा। मतलब एसीटोन इंटरएक्शन, एथेनॉल का जो इंटरएक्शन था, इनके इंटरएक्शन जो है वो एसीटोन और एथेनॉल इंटरएक्शन से क्या हो जाएगा, जो है ये लोअर है। तो अगर ये लोअर है तो उसके वेपराइजेशन की रेट क्या हो जाएगी, हायर होगी, इसका वेपराइजेशन फास्ट होगा। और अगर वेपराइजेशन फास्ट होगा तो नेट वेपर प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव शो कर रहा है तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरएक्शन वेरी हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन आसानी से देगा। आइडियल सोल्यूशन कब होगा, अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता तभी आइडियल सोल्यूशन होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर करा है शो अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यह भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंटरएक्शन क्या होना चाहिए,
स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, इसके लिए इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और यहाँ पर इंटरेक्शन क्या हो रहा है, वीकर है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे बी। अब देखिए फिर से हमारे क्वेश्चन आए, अब यहाँ से एमसीक्यू हमारे जो थे 9 थे, अब आगे हम लोग बात करें कुछ हमारे जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए ये भी 1 मार्क्स का है और ये भी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं, ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन पुटअप्स है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, तो 2 चीजें हैं। तो ये देखो दोनों का हाफ हाफ मार्क्स होगा, और केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा नहीं सटीक लिखने की जरूरत है, एकदम टू द पॉइंट्स आपको बात करने की जरूरत होती है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। इसका रीजन है कि यहाँ पर जो है वह आपका जो कुकर प्रेशर है उसमें टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर वो हाई होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में हमारा खाना क्या है, आसानी से पक जाएगा। तो हम यहाँ क्या बताएंगे, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन ड्यू टू द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या हायर टेम्परेचर ऑफ वाटर, और इस वजह से क्या हो जाएगा, वह जो है आसानी से पक जाएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा बात करें ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेस। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशन की बात कर रहा है, कह रहा है रिजल्टिंग सोल्यूशंस का जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, सोल्यूशन का वॉल्यूम कब कम होगा, जब उनके बीच का इंटरेक्शन अच्छा होगा, मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर आएंगे, या फिर उनके बीच का इंटरेक्शन कमजोर हो, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाए। तो सिंपली क्लियर है, कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे इनके बीच का इंटरेक्शन जो होगा, एक्स और वाई का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। अगर ये इंटरेक्शन जो इनका स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरेक्शन हमारा जो है स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस केस में जैसे स्ट्रांग हुआ देन इट गिविंग द नेगेटिव डेविएशन, और अगर ये नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, नेगेटिव डेविएशन, तो वहां पर जो है वो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होती है। में अगर हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो मिलता क्या है, फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यहाँ पे हम बात करें राउल्स लॉ की, तो यहाँ क्या हो जाता है कि इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, अब ये इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग की जो होगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो इंथैल्पी की बात करेंगे, तो क्योंकि अब मॉलिक्यूल का अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये 3 चीजें देखो एक साथ फॉलो हो रही है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो रहेगा नेगेटिव डिक्रीज कर जाएगा, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ करें कि व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, देन वी सिंपली से कि टेम्परेचर जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पर लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड वी ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक लाइन करा, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर, देन वी सिंपली राइट इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड वी ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई। करा व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, तो सिंपली वी राइट
नेगेटिव टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन। इससे ज्यादा आपको लिखना सिर्फ टाइम पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे कहा जा रहा है एजियोट्रॉप्स। डिफाइन एजियोट्रॉप। what type of azeotrophs is formed by negative deviation from Raoult's law? Give an example. अब तो ये 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स है। इसका आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, इसका आपका हाफ मार्क्स मिलेगा और इसका आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। तो अब एजियोट्रॉप्स को डिफाइन करना है, एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। अब एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं? एजियोट्रॉप्स जो होते हैं उनका जो कंपोजिशन है लिक्विड फेज में और गैसियस फेज में दोनों में बराबर होगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होता है? अ बाइनरी solution of two volatile liquid which have same composition in liquid phase and in vapor phase and boil at a constant टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कंपोजिशन जो है सेम कंपोजिशन होना चाहिए इन लिक्विड फेज और इन वेपर फेज। दोनों फेज में कंपोजिशन सेम होना चाहिए और वो बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, पहला कि उसका कंपोजिशन सेम हो लिक्विड और वेपर फेज में दोनों में, और इसका उसका क्या हो जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट जो वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको बॉयल करना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। अब देख रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन। अब अगर नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो उसमें इंटरेक्शन अच्छा हुआ था, तो अगर इंटरेक्शन अगर अच्छा होगा तो उसमें उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हायर होगी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी, हायर होगी। और अगर बॉइलिंग पॉइंट्स हायर है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स इसमें बॉइलिंग रहेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब होता है कि उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो उनके कंपोनेंट से हायर हो जाती है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन क्या है, अच्छा होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमको लेना होगा। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आपको जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है नाइट्रिक एसिड और वाटर का। और इसका एग्जाम्पल हम लोग ये होता है नाइट्रिक एसिड 68% नाइट्रिक एसिड, और इसमें जो है 32% वाटर को हम लोग मिलाते हैं। तो जब 32% वाटर को हम यहाँ मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है हमारा डेविएशन शो करने वाला एजियोट्रॉप्स की मिक्सचर बनता है। एजियोट्रॉपिक्स हमारा मिक्सचर है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हमें इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिफाइन एजियोट्रॉप्स, a binary solution of two volatile liquid which have same composition in liquid phase and in vapor phase and boil at a constant temperature। करा what type of यहाँ पे
maximum boiling azeotrophs is found by negative deviations from Raoult's law. इसका एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड विथ वाटर, 68% नाइट्रिक एसिड लेंगे और 32% का हमारा क्या रहेगा, वाटर ले लेंगे। अब देखिए ऊपर आपसे पूछा गया है नेगेटिव डिविजन और उसके जस्ट नीचे देखिए क्या है, पॉजिटिव। रिवर्स ऑफ इट कर लेंगे, इसमें इंटरएक्शन क्या था, अच्छा लिया गया था। और यहाँ पे आप कह रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन कम होगा जब हमारा इंटरएक्शन जो है वीकर हो जाए। जब हम यहाँ बात करेंगे तो इनका क्या हो, इंटरएक्शन वीकर हो जाए। अगर इंटरएक्शन यहाँ पर जो है वीकर हो जाएगा तो जो हमारा प्योर वेव, जो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, इट्स विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब यहाँ पे हमको इसका एग्जांपल भी देना है, इसके एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास इसका सबसे जो अच्छा हमारा जो ये है एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा एथेनॉल और बात करेंगे एसीटोन का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एथेनॉल और एसीटोन का, एथेनॉल और इसके साथ साथ हम लोग लेंगे एसीटोन। और इसी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें एथेनॉल और वाटर का, एथेनॉल एंड वाटर का करेंगे यहाँ पर एथेनॉल और वाटर का करें। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फाउंड बाय पॉजिटिव डेविएशन। देखो अब यहाँ व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, तो अब अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, तो इसमें यहाँ बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसमें बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसको अब ध्यान रखिएगा। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, यहाँ पे एक हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जिसमें क्या होता है कि हमारा वेपर प्रेशर हायर हो जाता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ जो कंपोनेंट्स होता है हायर होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन उनके बीच का क्या होगा, वीकर हो जाता है, इंटरेक्शन जो रहेगा वीकर होता है। एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस एसीटोन। नेगेटिव डेविएशंस की बात करेंगे तो जो नेगेटिव डेविएशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है, इसका एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और वाटर लीजिए। यहाँ जो है एथेनॉल और वाटर का भी एक एग्जांपल लिया गया है, आपके जो बुक में है वो एथेनॉल और वाटर है, एसीटोन में एथेनॉल और एसीटोन, यहाँ पे हम लोग जो है इसका हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, करेक्ट कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हमें यहाँ करना क्या है, करें क्या, आपको जो है कैलकुलेट करिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मोलर मास दिया हुआ है, वाज डिसॉल्व इन 260 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग CaCl2 अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। और यहाँ पे देखो Kv दिया गया है। अब इस तरह से अगर हमारे अगर आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब इसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और हम इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है गिवन है हमारा मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और यह है क्या, सॉल्यूट है 3 ग्राम। फिर देखो मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 ग्राम मोल इनवर्स। फिर इसके बाद देखो यहाँ दिया गया 260 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया मास ऑफ वाटर 260 ग्राम। फिर कह रहा है that assuming that calcium chloride undergoes complete dissociation। तो अब देखो अगर CaCl2 की बात करें और यह कंप्लीट डिसोसिएशन में जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल देगा कैल्शियम का और 2 मॉलिक्यूल देगा क्लोराइड का। तो हम तो डिसॉल्व किए एक मॉलिक्यूल को, बट वी गॉट द 3। तो ऐसे केस में आई की जो वैल्यू है जब हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, तो इसकी वैल्यू हो गई 3।
अब हमसे पूछा क्या किया गया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स हमसे पूछा गया है डेल्टा टीबी। तो हाँ, डेल्टा टीबी हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एज वी नो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। देखिए, ये स्टेप मार्किंग होती है इसकी, मोलैलिटीज। तो अब देख, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो किस में दिया है, मास और मोलर मास के टर्म में दिया है, तो इसको हमको ओपन करना पड़ेगा, इंटू के बी। अब मोलरिटी इक्वल क्या हो जाता है, यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपॉन मोलर मास। अब देखो यहाँ हमको क्या चाहिए होता है, इसको हमको मास ऑफ जो है वाटर चाहिए ग्राम में, केजी में चाहिए, और ये दिया किस में गया, ग्राम में। तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 अपॉन मास ऑफ S2 वाटर। अब सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू हो गई आपकी 3। इसके बाद देखो केबी की जो वैल्यू है, केबी ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, केबी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, केबी इक्वल हो गया 0.52 केल्विन केजी मोलिकुलर्स। और इसको हमने यहाँ रखा, तो ये देखिए हो गया 0.52 इंटू यहाँ पे 3 ग्राम लिया गया है, इंटू हो गया 1000, मोलर मास के बाद क्या 11 और मास ऑफ 260। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 263 0.162 केल्विन। यहाँ से देखो, और अच्छा इसके कैलकुलेशन जो आप देखोगे तो आसानी से हो जाने वाले हैं। देखो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई किए, देख लो इसको कंप्लीट कैलकुलेशन देख लेते हैं। 52 इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 26। अब देखो इससे हम इससे कैंसिल किए, 2 आ गया, मल्टीप्लाई किए 3 3 9 2 18 डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड करने पर आपको यह वैल्यू मिल जाएगी। और ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एक चीज ध्यान रखना, हमसे सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स पूछा है, हमसे जो है बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं पूछा है। अगर बॉइलिंग टेम्परेचर पूछता तो हमको इसको क्या करना पड़ता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको ऐड करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ हमसे क्या पूछा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स पूछा गया, तो हमारा क्या होता है, इतने पर ही आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वही बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर पूछ लेता, सोल्यूशन पूछ लेता, तब हमें क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी करना पड़ता है। लेकिन हमसे पूछा तो गया नहीं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसको रहने देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 13। 14 की बात करते हैं। 14 का यहाँ देख रहे हैं, 14 में कह रहा है यहाँ पे लिक्विड है एक्स और वाई, लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई, ये आइडियल सोल्यूशन बना रहा है। तो अगर यह आइडियल सोल्यूशन अगर बना रहा है तो दैट मीन्स इट्स फॉलो द राउल्ट्स लॉ। ये क्या कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो अप कर रहा है। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई, ये दिया गया, मतलब इसमें जो है इनका प्योर जो हमारा जो वेपर प्रेशर है, मतलब हम बात कर रहे हैं पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई की। तो जो पी नॉट एक्स है वह है 120 mmHg और पी नॉट जो वाई है वह है 160 mmHg। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो, अगर इक्वल मोल अगर आपकी गैसेस का लिया जाएगा, तो अगर आपका इक्वल मोल है, तो अगर इक्वल मोल होगा तो उनका जो मोल फ्रैक्शन है, इनका जो मोल फ्रैक्शन की जब बात करेंगे तो यह भी क्या होगा, सेम होगा।
और मोल फ्रैक्शन नेवर विल बी ग्रेटर देन 1। मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी क्या होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको मिला पी नॉट एक्स की वैल्यू होगी 120 mm/Hg और पी नॉट वाई की वैल्यू होगी 160 mm/Hg। फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो है उनके इक्वल मोल यहाँ पर रखा गया है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो हमारा x होगा और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ y होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, क्योंकि कभी भी दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा इज इक्वल टू द 1। तो अगर मोल सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है 1 होता है और ये बराबर में है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.5 और 0.5 होगा। अब हम लोग यहाँ से राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि हमारा जो राउल्ट्स लॉ की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर हम लोग लेते हैं, जब हम यहाँ बात करेंगे टोटल वेपर प्रेशर की जब बात करेंगे तो जो पी टोटल होता है वो होता है हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर का सम के बराबर होता है। और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इनके जो है प्योर वेपर प्रेशर और इनका जो है जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके सम के बराबर हो जाएगा। तो पी नॉट वाई और ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर। और ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही आपका क्या है, राउल्ट्स लॉ है। तो अगर इनका जो भी इनका पार्शियल प्रेशर होगा वो उनके क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। और यही समझ से क्या वैल्यू को पुट कर दिया, तो पी टोटल। तो यहाँ देखो x का यहाँ पे दिया है 120 इंटू 0.5 प्लस इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 160 और इसकी वैल्यू होगी 0.5 मल्टीप्लाई किए 60 प्लस 80, टोटल वेपर प्रेशर 140 mmHg। पी टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 140 mmHg। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेट हेनरीज लॉ। इसका हम लोग का जो वैल्यू आया यहाँ पर, तो इसका टोटल वेपर प्रेशर आया पी टोटल, ये हो गया 140 mmHg। अब देखिए यहाँ बात करते हैं स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी का दिया गया है। और यहाँ देखिए ये भी 2 मार्क्स का है, तो 1 मार्क्स इसका हुआ और 1 मार्क्स यहाँ पे आएगा। तो हेनरीज लॉ की जब बात करेंगे तो हेनरी लॉ कहते क्या है कि अगर आप कोई भी सोल्यूशन ले रहे हो, कोई भी अगर आप बात करते हो किसी भी हेनरी लॉ की, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को एक्सप्लेन करते हैं। कहते क्या है कि अगर कोई गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे। पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को ही हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वो क्या करेगा, वो प्रेशर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। और पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल पर, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे, और जितना जिसका मोल फ्रैक्शन होगा उसी अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमें जो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि ये जो है जो किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सॉल्युबिलिटी का होता है। अब प्रोपोर्शनल के साइन हम लोग हटाते हैं तो हमें मिलता है क्या, एक कांस्टेंट मिल जाएगा जिसे हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं और मल्टीप्लाइड विद द सॉल्युबिलिटीज। देखिए ये बार बार ये रिटर्न हो रहे हैं, बार बार ये हमारे क्या टॉपिक बार बार रिवर्स हो रहे हैं। और हेनरी, ये इसको हम कहते हैं क्या, ये हमारा हो गया हेनरी कांस्टेंट।
ये आपका हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और हेनरी कांस्टेंट के बारे में भी हमने पीछे बात ही किया कि हेनरी कांस्टेंट जो है वो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस और सॉल्यूशन टेम्परेचर। जो भी हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा उस पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसका बाद देखिए इसी में अगला जो टॉपिक कर रहा है, कह रहा है कि वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज, जलीय जो हमारे यहाँ है जैसे मछली वगैरह की बात करें, कह रहे मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो भाई वार्म वाटर का मतलब क्या हो गया कि वार्म वाटर का मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है। और कोल्ड वाटर का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर लो है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्बिलिटी होगी वो कम होगी। तो अगर ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी कम होगी तो उनको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। जबकि वही कोल्ड वाटर की बात करेंगे, टेम्परेचर कम, तो इसमें जो उनकी सॉल्बिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगा। तो अगर सॉल्बिलिटी ज़्यादा तो ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वजह से एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। तो हम क्या बताएंगे, करें ड्यू टू द more amount of oxygen in cold water due to higher solubility, aquatic species are more comfortable in cold water as compared to warm water। तो हम यहाँ क्या बताने वाले कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट जो होता है, सॉल्बिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होगी। इस वजह से इसमें एक्वेटिक स्पीसीज क्या रहेंगे, कंफर्टेबली आसानी से रह लेंगे, उनको ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दिया गया 180 ग्राम मोल इनवर्स। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ दिया गया है मोलर मास 180 ग्राम मोल इनवर्स इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें देख रहे हैं मोलर मास दिया गया है। मोलर मास वहाँ पे दिया गया है आपका ग्लूकोज का, कहा जा रहा है 180 ग्राम मोल इनवर्स है। इसके बाद क्या आ गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो है वाटर, देखिए पहला यहाँ पे क्या मिला, ग्लूकोज का मोलर मास, दूसरा पॉइंट वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट, फिर कहा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सोल्यूशन। और यहाँ देखिए कह रहा है मोलल कांस्टेंट ऑफ वाटर KF और KB ये आपको दिए गए हैं। तो अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पर, सिंपली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक, दूसरा हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये देखो हो जाएगा डेल्टा TF I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये डेल्टा TB और जो डेल्टा TF है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है सेम सोल्यूशन है ना, सेम सोल्यूशन, तो सेम सोल्यूशन के लिए I की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा। KB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बात करेंगे ये KB नहीं, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए KF, KB नहीं KF, और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये हो गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
तो ये देखो यहाँ पे इनका जो वेरिएशन होगा वो इन पे डिपेंडिंग होगा, और ये इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखो इसका जो टी की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर वो है 100.20। तो डेल्टा टी बी की बात करेंगे तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग 100 पॉइंट यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसको, यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल जब बात करेंगे तो ये देखो इसका ये हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा टी बी की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा सोल्यूशन का माइनस कर देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमको इससे क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी बी मिल जाएगा। और डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पर हमारा सोल्यूशन है 100.20, इसको हम लोग 100 से माइनस किए और डेल्टा टी बी की वैल्यू जो हो गई इट इज इक्वल टू द 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब बात करेंगे तो ये देखो हो गया डेल्टा टी बी अपॉन के बी इक्वल, ये देखो डेल्टा टी एफ इसको इधर भेज देंगे तो डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे डेल्टा जो हमारा टी बी की वैल्यू है वो हो गई 0.20, के बी की जो वैल्यू है देखो यहाँ के बी की वैल्यू हमें दिया गया है 0.512 इक्वल डेल्टा टी एफ हमें निकालना ही है, और के एफ की बात करेंगे तो के एफ है 1.86, तो डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ देखोगे यहाँ से हम बात करेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल 0.20 1.86 अपॉन 0.512, 0.512, इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करने पर 0.20 0.512 कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.725 केल्विन। ये देखो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। तो अब देखो इस यहाँ पर जो है तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और माइनस करेंगे डेल्टा टी। तो देखो इसको यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 273.15, ये भूलना नहीं, ये 0.15 कंसीडर्ड होगा, क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बात करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल क्या होता है 273.15 केल्विन होता है, इसको भूलिएगा नहीं। अगर ये नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी कर सकते हो, जैसे अगर हम इसको केल्विन में रख रहा हूँ तो इसको इस तरह से रख रहे हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट जो है डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे 0.725 केल्विन और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 272.425 केल्विन। तो ये हो गया आपका टी एफ ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ ध्यान देना, ये देखो केल्विन में किया गया है, जब हम कहाँ किया है केल्विन में, और अगर इसी को हम डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो क्या हो गया, वहाँ से डायरेक्टली हम बात करेंगे तो टी एफ इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस जितना भी हमारा रिड्यूस्ड हुआ है 725 केल्विन इक्वल माइनस 0.725 डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन नहीं जुड़ जाएगी इसकी। तो इस तरह से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों से, डिग्री सेंटीग्रेड से भी आप कर सकते हो और केल्विन से भी। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा और केल्विन लोगे तो केल्विन से। केल्विन में याद रखना 0.15 रहना चाहिए। क्वेश्चन 16 हो गया। 17 की बात करते हैं। 17 यहाँ देखिए एस्टिक एसिड दिया गया है 0.3 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड, मोलर मास इसका 60 ग्राम, करेक्ट, डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन।
शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिर से हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स का ही दिया गया है। यहाँ आप देखो दिया है मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड वो है 0.3 ग्राम। यहाँ पर मोलर मास दिया गया है, मोलर मास ये आपका है 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद मास ऑफ बेंजीन दिया गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा एज ए सॉल्वेंट होगा। मास ऑफ बेंजीन ये आपका हो गया 30 ग्राम करा। और डिप्रेशन देखो, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बात करें मतलब डिप्रेशन वर्ड पहले यूज करती है, डेल्टा टी एफ हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल हो गया 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर प्रिपेयर करता है। जब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड क्या करता है, वो हमारा जो है डाइमर प्रिपेयर करता है एसिटिक एसिड्स में। तो अगर एसिटिक एसिड अगर वो डाइमर प्रिपेयर कर रहा है और हमसे पूछा क्या गया है परसेंटेज, यहाँ से हम उसका परसेंटेज यहाँ से निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ क्या हो गया, कैलकुलेट कर परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो एसोसिएशन का जो निकालना होता है, जो हम लोग को यहाँ बात करें परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, हमको पहले निकालना होगा आई, और फिर आई से एसोसिएशन क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो पहले हमें निकालना होगा आई। और देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जैसे वैल्यू जानते हैं एज वी नो, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ इक्वल आई इंटू की बी इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड किया था पहले, तो अब यहाँ मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो आई हमें निकालना ही है, डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.45। की बी की बात करेंगे तो इसका की बी हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है की हमारा जो यहाँ पे की एफ जो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की एफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो की एफ है वो है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसके बाद मोलरिटी की बात करेंगे तो हमारा मास ऑफ एसिटिक एसिड हो गया 0.3, मोलर मास हो गया 60, और बेंजीन का मास हो गया 30, और इसका मोलर मास हो गया 1000। तो आई की बात करेंगे तो आई को हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो आई को इधर बात करेंगे तो ये देखिए हो गया आपका 0.45 60 30 अपॉन 5.12 0.3 इंटू 1000। कैलकुलेट करने पे हमें आई की जो वैल्यू मिलने वाली है ये आएगी हमारे 0.527। आई इक्वल हो जाएगा 0.527। अब यहाँ से जो है फिर से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है डाइमराइजेशन का। डाइमराइजेशन का फॉर्मूला कैसे हम लोग यहाँ लगाएंगे, देखो ये होता है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का जब डाइमर बनता है, इसके जो दो मॉलिक्यूल है वो आपस में जो रहेंगे डाइमराइज होंगे। तो अगर आपने एक मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हो, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर उसमें जो आपका जितना भी होगा उसकी बात करें तो 1 माइनस अल्फा अगर आप करते हो तो ये आकर के आप क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। 1 माइनस अल्फा कैसे हुआ, जैसे अगर हम 100 पार्टिकल लेते हैं तो अगर 100 पार्टिकल में अगर 30 पार्टिकल में क्या हुआ एसोसिएशन में इन्वॉल्व हुए, तो 30 अगर इन्वॉल्व होंगे तो बचे कितने, तो यहाँ पे 100 माइनस करोगे आप 30 तो हो जाएगा इधर बचेगा 70, और लेकिन यहाँ पे 30 में से उसका हाफ करके 15 ही बनेंगे, तो उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ हम यहाँ पार्टिकल निकाल के फिर वहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब इस यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे और आई पे इनको सेट करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल से कैलकुलेट करके, तो अल्फा इक्वल आता है आई माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एन
-1। अब इसमें जो है हमारी जो n की जो वैल्यू की बात करेंगे तो n की वैल्यू जो रहेगी वो 2 आएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका बन कितना रहा है, अल्फा/2 सॉल्व हो रहा है। तब देखो यहाँ पे हम जब इसकी पूरी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 0.527 माइनस करेंगे 0.527 -1 किए अपॉन में 1/2 -1 और इसे कैलकुलेट करने पे आएगा हमारा अल्फा इक्वल 0.946। अब हमें निकालना है किसमें है, परसेंटेज एसोसिएशन में, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये हो गया आपका 94.6%। 94.6%। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि यहाँ पर जो है श्वेता जो है मिक्स्ड 2 लिक्विड, इसकी जो वैल्यू की बात की तो इसका हमारा अल्फा की जो वैल्यू आई वो है 94.6%। ये परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ए और बी की यहाँ पे जो है ऑफ 10 ml ईच, मतलब ए के भी 10 ml और बी के भी क्या के 10 ml को यहाँ पे मिक्स किया गया। तो देखो अगर इसका 10 और इसका 10 मिलाएंगे तो टोटल होगा कितना, 20 ml। ठीक। आफ्टर मिक्सिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज फाउंड टू बी 20.2 ml। मतलब यहाँ पे जो है जो हमारे मिक्सिंग के जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरएक्शन है वो क्या हो रहा है, वीकर हुआ है। जो हमारा इंटरएक्शन है ए और बी का, इट विल बी वीकर देन देयर प्योर स्टेट। उनके प्योर स्टेट से इंटरएक्शन क्या है, वीकर है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप्स हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कह रहा है कि वाई वॉज देयर अ वॉल्यूम चेंज इन आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड्स। तो वाई वॉज देयर अ वॉल्यूम चेंज इन आफ्टर मिक्सिंग। तो यहाँ देखो इसका जो है ये आप क्या बताओगे, डू नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या है, नहीं बन रहा है। और अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंड डू नॉट ऑलवेज राउल्ट्स लॉ। दोनों चीजें हैं। अब दोनों में से किसी को भी एक को लिख सकते हो, अगर आइडियल सोल्यूशन लिखो या डू नॉट ऑलवेज राउल्ट्स लॉ, दोनों का मतलब एक ही आता है। राउल्ट्स लॉ को वही फॉलो करेगा जो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, जो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाएगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पे इस तरह सब देखिए कर है, तो ये डू नॉट फॉर आइडियल सोल्यूशन, तो इस वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड्स। इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, डू नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। इस वजह से क्या रहा, देयर अ वॉल्यूम चेंज आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड। कह विल देयर बी एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो देखो अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है इंटरेक्शन वीकर हुआ है, तो अगर इंटरेक्शन वीकर होगा तो वेपराइजेशन होगा। जस्ट रिवर्स हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने बात किया था ना निगेटिव का, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में वहां पर हम लोग नोटिस किए थे कि उनके बीच का इंटरेक्शन जब बढ़ा था तो उनका जो टेम्परेचर था वो राइज हुआ था। और यहाँ पे अब उनके बीच का इंटरेक्शन कम हुआ है तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि अगर जो हमारी है जो मिक्सिंग की वॉल्यूम है अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, जो डेल्टा टी होगा, टेम्परेचर जो होगा वो घटेगा। प्रोसेस जो हो जाएगा वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा, इंडोथर्मिक होगा। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगा। तो यहाँ पे इंथैल्पी घटेगी, वैल्यू बढ़ रहा है, वेपराइजेशन की रेट बढ़ेगी।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो भाई पॉजिटिव डेविएशंस वाले जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सब इसमें आपके क्या हो जाएंगे, सेट हो जाने वाले से, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन जो आपका शो करते हैं वह सभी क्या होंगे इसमें आपके आने वाले से। तो पॉजिटिव डेविएशन का अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात की थी, एथेनॉल एंड एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इट्स शो द पॉजिटिव डेविएशन, तो भी आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो एक एक लाइन में देखो आंसर है, why was there a volume change after mixing the liquid, then we simply say they form a positive deviation, positive deviate solution, so their volume change after the mixing the liquids। correct, will there be an increase or decrease, तो positive deviation तो decrease करेगा, एग्जाम्पल बोला था एथेनॉल एंड एसीटोन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं, करें हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे नमक को हम लोग क्या कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं, हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन हिलीज एरिया। अब देखो ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट, तो भाई अगर आप सॉल्ट क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल है, ये हमारा क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल हमारा सॉल्यूट है। तो अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप करते हो तो उसका जो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा टी एफ, वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो क्या वाटर आसानी से हमारा जो आइस है क्या वो फ्रीज रहेगा, नहीं रहने वाला है, जो आइस ना वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि अब उसका जो नया जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा इट विल बी लोअर देन दैट्स, अब उसे लोअर होगा और इसी वजह से क्या हो जाएगा, रिमूव डाउन हो जाएगा। तो आता भी व्हाट वी राइट इट, तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे कि सॉल्ट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा वो उसको क्या कर देगा, घटा देगा, और इसी वजह से आसानी से हिलीज एरिया भी क्लियर हो जाएंगे। भाई स्नो है ना, स्नो क्या होता है, आइसी होता है, तो बर्फ कब हटेगी, जब वो पिघलेगी, और वो कब पिघलेगी, जैसे हम लोग सॉल्ट मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन रेड ब्लड सेल kept in 0.5 mass by volume NaCl solution। अब यहाँ आपको एक फैक्ट थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, क्या हमारा जो सोल्यूशन हो, जब यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे तो वो हमारी जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल और NaCl के सोल्यूशन के बीच में कंपैरिजन कराना पड़ता है कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा और किसका कंसंट्रेशन कम है। तो जो ये 0.5% का NaCl का जो सोल्यूशन होता है, 0.5% का जो हमारा ये सोल्यूशन है, ये क्या होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो नेचर है ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो रेड ब्लड सेल से क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो लोअर है। हाइपोटोनिक का मतलब इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है इसका कम है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन कम है और रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर जो रहेगा, दैट मीन जो सॉल्वेंट पार्टिकल रहेंगे वो किधर ट्रांसफर होगा, सॉल्यूशन से रेड ब्लड सेल्स को। तो अगर उधर जा रहा है तो देन इट्स विल बी रैप्चर, स्वेल कर जाएगा एंड इट में बी रैप्चर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे हम लोग क्या पता चला कि रेड जो हमारी ब्लड सेल्स होगा जिसको हमने 0.5 में रख रहे हैं, 0.5 याद रखिएगा, 0.5 मास बाय वॉल्यूम, तो ये हाइपो है, और अगर ये हाइपो है तो रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएगी, वहां पे रैप्चर कर जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे नोटिस आउट करते। अगर यही कंसंट्रेशन हायर हो जाता, अगर इसका कंसंट्रेशन हायर होता देन उस केस में क्या हो जाता, ये हमारी जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता वहां पे, यहाँ पर। और ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपकी ब्लड की सेल है, जो हमारी जो ब्लड सेल है
उसके अंदर जा रहा है वाटर, इनसाइड जा रहा है, तो इस वजह से इंडो, और बाय द ऑस्मोसिस जा रहा है इसलिए इंडो ऑस्मोसिस। अगला हम लोग बात करते हैं राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बहुत सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो समुद्री व हमारा जो पानी है उसको जो है डिसअलाइंस करने के लिए, उसमें सॉल्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग घर में जो आरओ यूज़ करते हैं, आरओ क्या है वो ऑलरेडी इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है, तो क्लीनिंग ऑफ वाटर भी बात कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस की, हम लोग बात करिए एप्लीकेशंस का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कह रहा है कि अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं। अब ये हमारा जो सोल्यूशन है ना, अब हम ऑस्मोसिस की तरफ चल रहे हैं। इधर हमारे मैक्सिमम जो है टॉपिक कवर्ड हो गई है, ऑस्मोसिस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन 20 की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 25% है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ऑफ वाटर इज 20 mmSg। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% aqueous solution of urea at the same temperature। यहाँ पे फिर से बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अब जो बात करोगे, यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें कि हमारा क्या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ऑफ वाटर, इतना दिया गया है। करेक्ट, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो यहाँ टेम्परेचर हमारा क्या है, सेम है, और वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे लिया गया 5% का, ये 5% का, और इसके पहले जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर था वाटर का वो था 24। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो डिप्रेशन हो रहा है, जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे जो भी वेरिएशन आएगा वो यूरिया की वजह से ही आएगा। और उसी समय यहाँ पे हमारे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, और ये देखो जाए W2 अपॉन M2 इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका M1 अपॉन W1 यहाँ से, क्योंकि जो ना ये देखो ये क्या है, ये हो जाएगा N2, और ये हो यहाँ पे बात करोगे तो ये देखो क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे हमारा, इसको मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से लिखता हूँ, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी होती है काफ़ी कम होती है, इस वजह से उसे नेग्लेक्ट आउट कर जाने वाले से, तो जो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये फॉर्मूला ये जनरेट हो रहा है। यहाँ पे नेग्लिजेंस का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा जो पार्शियल प्रेशर की बात कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात, मतलब वाटर को हम लोग N1 ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो P यहाँ पे हो जाएगा हमारा P अपॉन हम लोग लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस के इंटू, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। P नॉट हमारा क्या वाटर है, तो वाटर की बात करेंगे, वाटर का हमारा वैल्यू कितना दिया गया है, 24 लिया गया है, वाटर दिया गया है 24, मतलब जो हमारा प्योर वाटर था वो हो गया 24। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमें, क्योंकि हमें तो ये पता नहीं है कि उसका जो है कि हमारा जो है हमारा जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है जो पीएस है, ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, पीएस, इसको फाइंड आउट करना वो हमें पता नहीं है। हम लिख दे यहाँ से हो गया हमारा पीएस हो गया, और अपॉन कर लिए ये हो गया पीएस, ये 24